हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग करने वाले हैं सर्वेइंग का थर्ड पार्ट। जो हमने मैराथन सेशन किया था, उस मैराथन सेशन का आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं बच्चे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, हम उनको बेटा जल्दी से करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियाज रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, हु इज दैट प्लेटफॉर्म हु इज फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ दैट स्टूडेंट्स जो कि बेटा अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। You can crack GATE, you can crack ESE with India's largest online live learning platform, that is Unacademy. Unacademy का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो यू विल गेट एन एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। मेरा नाम है बेटा मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी। मेरा रेफरल कोड है ES001। JMI न्यू दिल्ली का एल्यूमिनी हूँ। 4 साल से गेट क्वालिफाई कर रहा हूँ। 3.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन पिछले 3.5 साल से मैंने इतने रिगरस तरीके से पढ़ाया है कि आई फील दैट आई हैव मोर देन 10 years of experience। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है हु सिक्योर्ड AIR रैंक 1। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं बेटा मैं? जियोटेक, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं अनअकैडमी की ऐप और अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। साथ में एक पर्सनल कोच मिलता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है मेंस की, स्टडी ट्रैक किया जाता है और साथ ही साथ आपको बेटा क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलता है। ये सारे टॉप एजुकेटर्स जिनकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। अंकित गोयल सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मारुति तिवारी सर, संजय जैन और हमारे सिविल इंजीनियरिंग के गॉड दैट इज जसपाल सिंह सर। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे प्लान्स हैं। इन सारे प्लान्स में आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ES001 तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आप बेटा मेरा कोड यूज करेंगे ES001 तो इंस्टेंटली आपको बेटा जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। अगर आपको कोई शक है, कोई शोभा है, कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप मुझसे अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल दैट इज सिविल बाई सिद्दीकी सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अनअकैडमी का कॉम्बैट सेशन दे सकते हैं। कॉम्बैट सेशन में आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इट इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें हम आप लोगों को दे रहे हैं बेटा 85 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। अफोर्ड करिए और अगर आप फाइनेंशियली वीक है तब भी आप इसको पा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त, आपका क्लासमेट, आपका रूममेट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गेट, DSC, SSC, RRB, APSC, MPPSC, किसी भी एग्जाम की, और उसे अनअकैडमी का प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा कोड यूज करिएगा ES001। इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या क्या और भी बेनिफिट्स हैं, अगर आप पढ़ते हैं या मेरे आप पर्सनल प्लस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप बेटा मेरे क्या कर सकते हैं, सिविल बाई सिद्दीकी सर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और बेटा अपनी लर्निंग के एक्सपीरियंस को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मेगा मैराथन ऑफ सुपर डुपर सर्वेइंग का हमारा छोटा सा पार्ट रह गया था, है ना। आज हम दो इसका तीसरा और आखिरी पार्ट कर रहे हैं। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेहतरीन सेशन है और इसकी पीडीएफ भी आपको, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इसकी पीडीएफ आपको बेटा मेरे और अनअकैडमी के चैनल दैट इज सिविल बाई सिद्दीकी सर में आपको मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिए जाके सिविल बाई सिद्दीकी सर। आपको बेटा क्या मिल जाएगी, आपको बेटा पीडीएफ इसकी मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे? मेरे हिसाब से लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को पार कर दिया था। 102 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4, 105 कर लिया था, 6 कर लिया था, 7, 8, 9, 10 भी कर लिया था, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। क्वेश्चन नंबर 21 करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द ऑब्जर्व बीयरिंग ऑफ द ट्रैवर्स आर गिवन बिलो। एक ट्रैवर्स की आपकी ऑब्जर्व बीयरिंग आपको दे रखी है। द ऑब्जर्व बीयरिंग ऑफ द ट्रैवर्स इज गिवन बिलो। कह रहा है एक लाइन PQ है, फिर QR है, फिर RS है और ST है। तो कह रहा था स्टेशन मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो आप क्या निकालते हैं कि स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है या नहीं है। उसके लिए आप बेटा फोर बियरिंग, बैक बियरिंग निकालते हैं। तो अगर लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकालेंगे तो अगर डिफरेंस 180 के बराबर आता है तो यानी दोनों स्टेशन आपके जो है लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 180 डिग्री। डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू आएगी 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बेटा P लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है और ना ही बेटा आपका लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित हुआ है। क्लियर हो रही है बात? इसी तरीके से आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे। अगर आप माइनस करेंगे 321 में से 141, तो ये वाली 12 में से 4 गए, 8 बचे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री।
ये डिफरेंस भी आपका 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ना ही लोकल अट्रैक्शन से एस प्रभावित है, ना ही टी प्रभावित है। तो पी तो प्रभावित है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यू प्रभावित है नहीं, क्यू ऑप्शन भी नहीं है। एस प्रभावित नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना? और आपका बेटा एस प्रभावित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शंस को देखकर मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, ऑप्शंस को देखकर आ जाएगा केवल आर ही लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहे थे आप देखिए सवाल को। कह रहा था मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी वॉज दिस, इन ए बी वॉज दिस, मैग्नेटिक बियरिंग आपको नॉर्थ 59 डिग्री वेस्ट दे रखी है इन द ईयर 1967। जब डिक्लिनेशन था 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। कह रहा है इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट, द होल सर्किल बियरिंग ऑफ द लाइन, अभी प्रेजेंट डिक्लिनेशन इतना है तो होल सर्किल बियरिंग बताओ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ए बी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग पास्ट में पूछूं, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसको अगर मैं WCB सिस्टम में लिखूं, नॉर्थ वेस्ट है, मतलब नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, और नॉर्थ से आपका 59 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि ये लाइन कहीं ना कहीं यहां पर होगी, और इसका यहां से जो एंगल होगा वो 59 डिग्री है। तो अगर मैं इसकी बियरिंग निकालूं तो बियरिंग आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट्स, 59 डिग्री 30 मिनट्स, यस। तो इसमें से आप माइनस करेंगे 59 माइनस करेंगे तो 301, आधा मिनट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 डिग्री, 300 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर हो रही बात। तो ये मैग्नेटिक बियरिंग आ गई। कह रहा है कि उस समय ओल्ड समय में जो डिक्लिनेशन था, वो डेल्टा की वैल्यू जो दे रखी थी वो 4 डिग्री 10 मिनट, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट था। मतलब ये जो बियरिंग है बेटा, ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ये आपका ट्रू नॉर्थ है। ये जो बियरिंग दे रखी है बेटा, वो बेसिकली यहां से दे रखी है ना? देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जो बियरिंग दे रखी है आपको बेटा, ये यहां से दे रखी है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ कहां पर है उस समय, ईस्ट में है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि अब अगर प्रेजेंट डिक्लिनेशन 3 डिग्री वेस्ट में हो गया है, तो अगर प्रेजेंट डिग्री 3 डिग्री वेस्ट में हो गया है, मतलब डिक्लिनेशन कहीं ना कहीं यहां पहुंच गया है वेस्ट में, ट्रू मेरिडियन तो यहीं रहेगा यहां। तो कह रहा है कि अब बताओ कि भाई बेयरिंग क्या होगी। तो अब ये न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया है, तो यहां से लाइन तो यहीं पर है, जब इसकी बेयरिंग निकालेंगे तो ये बेयरिंग आपकी आ जाएगी, ये जो मैंने बड़ा वाला सर्किल बनाया ये बेयरिंग आ जाएगी। अब इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये अगर 3 डिग्री है, देखो ये आपको मैग्नेटिक बेयरिंग मिल गई, यहां से लेकर यहां तक की बेयरिंग आपको मिल गई कितनी, यहां से यहां तक की वैल्यू है आपकी 300 डिग्री 30। तो यहां से यहां तक है, आपको निकालना है कहां से, लाल से बना देता हूं। आपने ब्लू वाली दे रखी है, आपको निकालनी है बेटा वैल्यू कहां से कहां तक, आपको वैल्यू निकालनी है बेटा यहां से यहां तक की बेयरिंग निकालनी है, ये आपकी नई मैग्नेटिक बेयरिंग होगी। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं, तो ये काली वाली वैल्यू कितनी है, ये काली वाली जो है डिक्लिनेशन है, और ये डिक्लिनेशन वाली वैल्यू दे रखी है आपको 4 डिग्री, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट दे रखा है, ये आपको बेटा 4 डिग्री 10 मिनट दे रखा है, पूरी काली वाली वैल्यू। अब अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या करूं यहां से, डिक्लिनेशन दे रखा है 4 डिग्री 10 मिनट, यानी ये वैल्यू आपकी चार, लाल वाली जो वैल्यू है कहीं ना कहीं 4 डिग्री 10 मिनट है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये जो मैग्नेटिक बियरिंग है, इस मैग्नेटिक बियरिंग जो नई वाली मैग्नेटिक बियरिंग है ना, न्यू मैग्नेटिक बियरिंग, एबी लाइन की न्यू मैग्नेटिक बियरिंग, है ना, और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, इसमें ये वाला एंगल मैं ऐड कर दूं, मतलब बेसिकली ऐड कर दोगे ये वाला एंगल, तो यानी आपने शुरुआत यहीं से करी थी, मतलब 360 हो जाएगा ये टोटल। यहां से शुरुआत करा और यहीं पर खत्म कर दिया, तो 360 में से अगर मैं ये ब्लू वाली चीज माइनस कर दूं, ये वाली, ब्लू नहीं ग्रीन से कर देता हूं, 360 में से अगर मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ना, कहां से कहां तक, ये वाली वैल्यू 4 डिग्री 10 मिनट है, और बेटा यहां से लेकर ये जो ब्लू वाली रीडिंग है वो है आपकी 300 डिग्री, ब्लू वाली वैल्यू है 300 डिग्री, उसमें ये ऐड कर दिया तो 360 हो गया, ठीक है। अगर मैं 360 में से ये माइनस कर दूं, देखो 360 में से मैं पुरानी मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस कर दूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 360 में से मैंने माइनस कर दिया बेटा 300 डिग्री 30 मिनट, 300 डिग्री 30 मिनट माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 30 माइनस करोगे तो 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 329 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू हो जाएगी 329 डिग्री 30 मिनट। तो यानी सॉरी 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 सॉरी, ये वैल्यू आपने माइनस करी, तो 360 में से 300 माइनस करोगे, 360 में से 60 माइनस करोगे तो 30, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री, 29 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू हो गई 29 डिग्री 30 मिनट। अब आपको बेयरिंग निकालनी है, अब आपको बेयरिंग निकालनी है, तो बेयरिंग है बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। तो अगर मैं न्यू बेयरिंग निकालूं, तो मैग्नेटिक बेयरिंग, न्यू बेयरिंग आ जाएगी बेटा 360 डिग्री में से आप माइनस कर देंगे 29 डिग्री,
30 मिनट। अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 20 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। 40 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो नया डिक्लिनेशन आपका यहां से यहां तक की वैल्यू है। तो सही से ही सॉल्व करते हैं, है ना? ऐसे डायग्राम अगर गड़बड़ करके करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको सही से सॉल्व करते हैं, है ना? अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको डायग्राम बनाकर। देखिए डायग्राम में जो बोला गया है वो लिख लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो लाइन AB है उसकी बेयरिंग है 5, ये लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। दिस इज़ द लाइन और इस लाइन की जो बेयरिंग है बेटा, लाइन की जो बेयरिंग आपको दे रखी है, वो बेयरिंग आपको दे रखी है पा 59 डिग्री। बेयरिंग ये बेयरिंग आपको दे रखी है बेटा 59 डिग्री और 30 मिनट। ठीक हो गई बात? बहुत अच्छी बात है। ये बेयरिंग आपको दे रखी है, लेकिन ये बेयरिंग ट्रू नॉर्थ से दे रखी है। उस समय जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो डिक्लिनेशन 4 डिग्री 10 मिनट है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक इस समय जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो कहाँ न कहाँ होगा? वो कहीं न कहीं यहाँ पर होगा। यानी ये जो रीडिंग मैंने लिखी है वो रीडिंग यहाँ से नहीं है। ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है वो कहाँ से होगी? दिस रीडिंग इज़ फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ से रीडिंग है। और बेटा डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस समय जो डिक्लिनेशन की वैल्यू दे रखी है, वो डिक्लिनेशन की वैल्यू दे रखी है 4 डिग्री 10 मिनट। यस, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं सिंपली ये वाली वैल्यू निकालूं, ये वाली, है ना, ट्रू बेयरिंग निकालूं तो ये ट्रू बेयरिंग आ जाएगी 59 में से 4 माइनस करोगे 55, तो ये हो गया 55 डिग्री 20 मिनट। ये वैल्यू हो गई 55 डिग्री 20। बहुत अच्छी बात है। अभी क्या बोल रहे हैं कि अब जो क्या हुआ, अब ये बोल रहे हैं कि इस समय जो प्रेजेंट डिक्लिनेशन है वो 3 डिग्री वेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट डिक्लिनेशन बनाऊं तो ये 3 डिग्री वेस्ट कहीं ना कहीं ये आपका नया मैग्नेटिक आ गया, है ना, 3 डिग्री वेस्ट में। और ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है बच्चे, ये वैल्यू दे रखी है यहां से यहां तक 3 डिग्री दे रखी है। ये वैल्यू दे रखी है आपको 3 डिग्री। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ, ये आपसे ये पूछ रहा है इस लाइन की क्या रीडिंग होगी। तो देखो, इस लाइन की अगर रीडिंग लिखूं तो पीले से लिख देता हूं, यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगी बेरिंग। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं यहीं पर आता तो 360, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं 360 में से तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये एंगल होगा कितना? देखो, ये एंगल कितना होगा? ये जो पूरा एंगल है, यहां से यहां तक का जो पूरा, यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल है वो 55 डिग्री 20 मिनट है। और 55 डिग्री 20 मिनट से मैंने 3 डिग्री माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी बच जाएगी? 55 डिग्री 30 मिनट 20 मिनट से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 52 डिग्री। ये आ जाएगा आपका 52 डिग्री 20 मिनट। ये आ जाएगा 52 डिग्री 20 मिनट। तो इसका मतलब अगर बेयरिंग निकालें तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई। तो यहां से यहां पहुंचते तो 360 हो जाता। तो यानी अब जो मैग्नेटिक बेयरिंग मिलेगी AB की वो मिलेगी 360 माइनस 52 डिग्री 20 मिनट। 52 डिग्री 20 मिनट। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 310। 310 में से 2 माइनस करेंगे 308। 308 में से 20 मिनट और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री 40 मिनट। आपकी जो आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो रही है बात? समझ पा रहे हैं क्या बात? समझ पा रहे हैं क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेकंड टू
चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज दिस एंड द डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट एंड द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से बना लेंगे। बड़ा सिंपल सा है बेटा, है ना? जल्दी बड़ा सिंपल सा बना लेंगे बहुत जल्दी से, है ना? देखिए क्या लिखा है कि आपकी एक लाइन है, उसकी मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी है इतनी, और डिक्लिनेशन देखो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले आपको बेटा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना चाहिए। ये आपका ट्रू नॉर्थ, और मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है बेटा? ये आपका होगा ट्रू साउथ। ये होगा आपका ट्रू साउथ। ये होगा आपका ट्रू साउथ। तो आपका कह रहा है डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट में, तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले हमें बनाना चाहिए डिक्लिनेशन। तो दिस इज बेसिकली द डिक्लिनेशन एंड दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक नॉर्थ। दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक नॉर्थ। बहुत अच्छी बात है। दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक नॉर्थ। ये वैल्यू है आपकी 5 डिग्री। वैल्यू है 5 डिग्री। तो कह रहा है कि अब एक जो लाइन है उसकी जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो साउथ ईस्ट में है। तो बेटा साउथ ईस्ट अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम बिल्कुल डब्ल्यूसीबी सिस्टम से करें तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? डब्ल्यूसीबी सिस्टम से करें तो ये क्या होगा बेटा? ये आपका होगा मैग्नेटिक साउथ। ये होगा आपका बेटा मैग्नेटिक साउथ। तो कह रहा है कि जो साउथ इस ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। तो अगर हम साउथ में हैं और ईस्ट में हैं, बेयरिंग आपको दे रही है 45 डिग्री, है ना? लाइन की बेयरिंग 45 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब जो लाइन है वो यहाँ से 45 डिग्री में है साउथ ईस्ट की तरफ, है ना? यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक लाइन बना ली, और इसकी जो बेयरिंग है बच्चे, इसकी जो बेयरिंग दे रखी है वो मैग्नेटिक साउथ से दे रखी है। कितना डिग्री एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पर दे रखी है। तो ये मिल गई बात। अब आपसे क्या बोल रहा है? अब आपसे ये बोल रहा है कि इस लाइन की, ये जो लाइन है इसकी आप ट्रू बेयरिंग बता दो ए बी की। तो ए बी की अगर ट्रू बेयरिंग देखेंगे तो पास कहां से पड़ेगा? पास पड़ेगा ट्रू साउथ से। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी हो जाएगी ट्रू बेयरिंग। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये एंगल अगर 5 डिग्री है तो ये एंगल भी 5 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो ट्रू बेयरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 50 डिग्री। और किधर है बेटा? साउथ और ईस्ट। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये हो जाएगा साउथ 50 डिग्री ईस्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। चलिए तो कह रहा था ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ ए लाइन वाज फाउंड टू बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक bearing of a line OE is found to be this. It was later discovered that the station O has a local attraction of this. The true bearing of the line OE is considered as considering the magnetic declination this. आपको ट्रू बेयरिंग निकालनी है। देखिए एक ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग एक लाइन है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन बना लेते हैं। देयर इज ए लाइन, एक लाइन OE है। देयर इज ए लाइन OE, बहुत अच्छी बात है। उसकी जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग है वो आपकी 185 डिग्री है। ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी है? 185। इट वाज लेटर फाउंड दैट द स्टेशन ओ हैज ए लोकल अट्रैक्शन। स्टेशन ओ का क्या है? लोकल अट्रैक्शन है, प्लस 5 डिग्री का। तो अगर मैं ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग पूछूं, ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग अगर मैं पूछूं, ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ओई लाइन, तो ओई लाइन की ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगी, प्लस कर दो इसमें, दैट इज इक्वल टू 185 डिग्री प्लस 1.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा 186.5 डिग्री। ये तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 186.5 डिग्री या 186 डिग्री 5 मिनट।
अब देखो ये सही ट्रू बेयरिंग मिल गई। अभी कह रहा था ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन, कह रहा है इट वाज लेटर अट्रैक्शन। ट्रू बेयरिंग आपको दे निकालनी है इसकी, कह रहा है मैग्नेटिक डिक्लेशन 3.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर ये 3.5 डिग्री ईस्ट में है तो ये यहां पर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? ये डिक्लिनेशन मैंने बना दिया। दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज नथिंग बट द ट्रू नॉर्थ। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा? इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3.5। यस और नो? अब इससे एक लाइन है, इस मैग्नेटिक इससे जो बेयरिंग है वो बेयरिंग 186 डिग्री पर है। तो अगर मैं यहां से देखूं एक्चुअली तो 180 तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 180 होगा वो कहीं ना कहीं 180 होगा वो कहीं ना कहीं कहां से जाता होगा? 180 कहीं ना कहीं यहां से जाता होगा। तो यानी जो मैग्नेटिक बेयरिंग होगी वो कहीं ना कहीं इतनी, जो मैग्नेटिक बेयरिंग होगी बेटा वो कहीं ना कहीं कितनी होगी? तो मैग्नेटिक बेयरिंग होगी वो बेटा कहीं ना कहीं कितनी होगी? दिस इज द मैग्नेटिक बेयरिंग। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने? 180.5 डिग्री। तो अगर ट्रू बेयरिंग निकालनी है तो कहां से निकालेंगे? ट्रू बेयरिंग निकालनी है तो कहां से निकालेंगे? हाँ जी, ट्रू बेयरिंग कहाँ से निकालेंगे? ट्रू बेयरिंग होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की बेयरिंग। अब बताओ क्या करना पड़ेगा? सिंपली 3.5 ऐड कर दूं तो 186.5 डिग्री है। इसमें 3.5 डिग्री ऐड किया, ये हो गया 0 1 कैरी, 6 3 9 10 का 0 1 कैरी, तो ये हो गया आपका 190। ये हो गया आपका 190 डिग्री। तो ये हो गया आपका 190। ऑप्शन हो गया आपका सी। समझ पा रहे हैं क्या? ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 करके बताइए। Tell me the answer of question number 125. Tell me the answer of question number 125. क्या बोल रहा था? स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए वर्कशॉप फ्लोर यूजिंग ए लेवल इज 0.645 मीटर। द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टेकन टू द बॉटम ऑफ द बीम इज दिस। द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द फ्लोर इज दिस। द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द बीम। तो बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से देखिए। कह रहा है कि द स्टाफ रीडिंग आपका ये फ्लोर है, दिस इज बेसिकली द फ्लोर। और इस फ्लोर पर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया। इस फ्लोर पर आपने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दिया। और सेटअप करने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक रीडिंग ली। दैट रीडिंग कम्स आउट टू बी 0.645। ये रीडिंग कितनी है? 0.645 है ना। और फ्लोर, और ये आपका फ्लोर है। और फिर क्या बोल रहा है? रीडिंग टेकन टू द बॉटम ऑफ द बीम, ये आपका बीम है। इस पर आपने स्टाफ को उल्टा रखा, और उल्टा रखने के बाद आपको जो रीडिंग मिली वो मिली बेटा 2.960 मीटर मिल गया। रिड्यूस लेवल ऑफ द फ्लोर, कह रहा है जो फ्लोर का रिड्यूस लेवल है वो दे रखा है 40.50 मीटर। फ्लोर का रिड्यूस लेवल कितना दे रखा है? इसका रिड्यूस लेवल आपको दे रखा है 40.5। तो कह रहा है रिड्यूस लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द बीम, ये आपका बीम का बॉटम है। दिस इज द बॉटम ऑफ द बीम, ये बीम का बॉटम है। तो कैसे निकालेंगे? रिड्यूस लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द बीम, रिड्यूस लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द बीम, क्या फ्लोर का 40.50, इसमें ऐड कर देंगे बेटा 0.645, और इसमें क्या ऐड कर देंगे? 2.960। जल्दी से सॉल्व करिए, ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। सॉल्व करिए और बताइए ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 40.50 प्लस 0.645 प्लस 0.960, ये हो गया 44.105। ये जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 44.10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका 44.105, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको सॉल्व करिए, बड़ा आसान सा सवाल है। कह रहा था कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। आपको पता है कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, -0.0673 इंटू डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है 1, तो इस कर्वेचर आ जाएगा 0.0673, आंसर हो जाएगा आपका ए मीटर्स में। क्लियर हो रही बात, नेगेटिव होता है करेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय द रेसिप्रोकल लेवलिंग। देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग जब हम तब करते हैं जब हम बेटा इंटरमीडिएट पॉइंट्स में अपने स्टेशंस को सेटअप नहीं कर सकते, तब हम करते हैं बेटा रेसिप्रोकल लेवलिंग। और जब भी हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो बेटा रेसिप्रोकल लेवलिंग से हमें जो अर्थ अर्थ का जो कर्वेचर है उसके उसके कारण जो एरर है उसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, और आपके जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर्स हैं जो कम आ रहे हैं, रीडिंग के अंदर आ रहे हैं, उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूं दैट द एरर ड्यू टू दैट इज द एरर ड्यू टू कर्वेचर, द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एंड इवन द एक और एरर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तीनों के तीनों एरर आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128, कह रहा था कर्वेचर करेक्शन फॉर द स्टाफ रीडिंग इन द डिफरेंशियल सर्वे। तो जो कह रहा है कि जो कर्वेचर करेक्शन है, हमने पढ़ा था बेटा, है ना, हमने दो कंबाइंड करेक्शन पढ़े थे। कंबाइंड करेक्शन क्या होता है बेटा, कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव होता है, और जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो हम लोग बेटा क्या मानते हैं, कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो कह रहा था कर्वेचर करेक्शन फॉर द स्टाफ रीडिंग इन द डिफरेंशियल लेवलिंग, देखो ऐसे देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैं बताता हूं, करेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपकी लेवल लाइन है, और आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रखा है, यहाँ आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपने स्टाफ को क्या किया, यहाँ पर स्टाफ पर आप रीडिंग ले रहे हैं, दिस इज बेसिकली द स्टाफ, आपने स्टाफ को ऐसे प्लेस किया, रीडिंग ले रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप बेटा कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे तो आप जो रीडिंग मेजर करेंगे ये आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी क्या? अगर आप बेटा कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे तो जो रीडिंग आपकी आएगी वो ए बी इज द मेजर्ड रीडिंग, ए बी इज द मेजर्ड वैल्यू, ए बी इज बेसिकली द मेजर्ड वैल्यू। लेकिन अगर आप कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे थे तो वैल्यू ये थी, लेकिन कर्वेचर की वजह, कर्वेचर तो ये है ना, कर्वेचर को कंसीडर करेंगे तो वैल्यू आपको कौन सी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी आपको एसी, वैल्यू आपको मिलेगी क्या, एसी। एसी जो है वो ट्रू वैल्यू है। अब एक बात बताओ, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है बेटा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। साफ दिख रहा है कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब एरर जो होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। और करेक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ एरर, तो करेक्शन बेटा कर्वेचर के कारण क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्टिव। तो 128 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, कह रहा था स्टाफ रीडिंग एट ए डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द लेवल with the bubble at the center is this, and when the bubble is moved by 5 division out of the center the reading is this। कह रहा था एंगुलर वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द बबल, मतलब आपको बेटा एक तरीके से क्या निकालनी है, आपको सेंसिटिविटी निकालनी है। सेंसिटिविटी होती है बेटा एस अपॉन एन डी, कि जब भाई साहब स्टाफ की रीडिंग कितनी आई, जब नंबर ऑफ डिवीजन आउट ऑफ सेंटर चला गया बबल। तो स्टाफ की रीडिंग कैसे निकालेंगे, स्टाफ की रीडिंग हो जाएगी आपकी बेटा कितनी, ये स्टाफ की रीडिंग हो जाएगी 1.60 माइनस 1.52 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन कितना आउट गया है 5, मल्टीप्लाइड बाई कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन लिए, इतनी डिस्टेंस पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.08 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 80, ये वैल्यू रेडियंस में है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। जरा सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितना आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितना आंसर आएगा। 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये आ रहा है बेटा 41.27। ये जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 41.27। तो इस वन डिवीजन, एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन में जो एंगल बनता है उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 41.25 सेकंड। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन यूज्ड व्हेन द प्लेन टेबल ऑक्युपाइज अ पोजीशन नॉट येट लोकेटेड इन द मैप। अगर फॉर एग्जांपल, अगर ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, विच मेथड इज यूज्ड, चलिए, विच मेथड इज यूज्ड व्हेन द प्लेन टेबल ऑक्युपाइज अ पोजीशन आउट ऑफ द मैप, कौन सा मेथड यूज करेंगे, यू विल गो फॉर विच मेथड, रेडिएशन मेथड, लेवलिंग मेथड, रिसेक्शन मेथड और ट्रांसफर ट्रैवर्सिंग मेथड, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, विच मेथड यू विल यूज, विच मेथड यू विल यूज, बताइए जरा जल्दी से, विच मेथड, यस बिल्कुल सही बता रहे हैं, वी विल गो फॉर डिसेक्शनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ लें। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एल एंड द रेडियस आर ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज गिवन एज। देखिए आइडियल ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है वो बेटा रेडियस ऑफ द कर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने पढ़ा होगा एल इंटू आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 132 पे पढ़ लें। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 132, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि द एक्यूरेसी इज ए टर्म which indicates the degree of conformity of the measurement। देखो एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि जो हमारा जो टर्म है, जो हमने वैल्यू मेजर करी है, वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के कितने क्लोज है। तो एक्यूरेसी इज द टर्म which indicates the degree of conformity, जो वैल्यू हमने मेजरमेंट में हमने मेजर करी है वो बेटा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से कितना पास है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर हो रही बात। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द प्रेसिजन इज ए टर्म which indicates the degree of conformity। डिग्री ऑफ प्रेसिजन ये बताता है एक मेजर्ड वैल्यू, ये नहीं बताता कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है, वो ये बताता है कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, जो हमने वैल्यू मेजर करी है, वो एक दूसरे के कितने पास है ना। तो हाई प्रेसिजन का मतलब होता है वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा पास पास हैं। तो प्रेसिजन इज ए टर्म व्हिच इज इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ कंफॉर्मिटी ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। गलत बात, ट्रू वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए हम, क्योंकि बेटा रैंडम एरर्स को कभी आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं। मेजर्ड वैल्यू टू इट्स मीन वैल्यू गलत बात है, मेजर्ड वैल्यू टू इट्स वेटेड मीन वैल्यू गलत बात है ना। प्रेसिजन बताता है जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं ऑफ सेम क्वांटिटी टू ईच अदर, है ना, जो रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी टू ईच अदर, एक उसी वही मेजरमेंट सेम क्वांटिटी के एक दूसरे से कितने पास हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका डी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, समझ पा रहे हैं क्या। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 134, कह रहा है जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो कि हम रैंडम एरर्स के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, वो वही पूछ लिया इसने कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आप किसके लिए अप्लाई करते हैं, ग्रॉस एरर्स के लिए नहीं, सिस्टमैटिक एरर्स के लिए नहीं, रैंडम एरर्स के लिए। यस, हम रैंडम एरर्स के लिए हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, क्योंकि रैंडम एरर्स को निकालना बड़ा मुश्किल है, और ये देखा गया है कि रैंडम एरर जनरली फॉलोज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट चलते हैं जरा, रेजिडुअल एरर क्या होता है। सिंपल आपने एरर पढ़ा होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। लेकिन रेजिडुअल एरर क्या होता है, रेजिडुअल एरर इज बेसिकली, क्योंकि ट्रू वैल्यू को आप कभी भी निकाल नहीं सकते, तो हम लोग पढ़ते हैं रेजिडुअल एरर। तो रेजिडुअल एरर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो समझ आ रही बात। अभी तक हम क्या पढ़ लेते, अभी तक हमने आपको बताया एरर, एरर क्या पढ़ लेते बेटा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लेकिन सर्विंग में किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाली जा सकती, हम एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसके जिसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वो वैल्यू जिसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और उसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं बेटा रेजिडुअल, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल एरर। तो रेजिडुअल एरर हो जाएगा आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्लियर हो रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स को हम क्यूमुलेटिव एरर्स भी कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, इनका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा या तो नेगेटिव हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, या हैव सेम साइज एट ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर के अंदर एडअप होने की क्षमता होती है, या तो ये पूरे पॉजिटिव तरीके से एडिट हो सकते हैं, या तो बेटा टू लॉन्ग हो सकता है, या फिर टू शॉर्ट हो सकता है ना। इस तरीके से या तो एरर्स आपको कंटिन्यूअसली पॉजिटिव मिलेंगे या कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा
इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जबरदस्त तरीके से सी। समझ आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेरिएंस ऑफ द क्वांटिटी इज द इंडिकेटर ऑफ। वेरिएंस हमें क्या बताता है? वेरिएंस ये हमें बताता है कि जो हमारी क्वांटिटीज है उनका रेंडमनेस कैसा है, किस तरीके की आपकी वैल्यूज, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना आपका वेरी कर रही। तो वेरिएंस बेसिकली इंडिकेट्स द रेंडमनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उनका ऑब्जर्वेशन का रेंडमनेस क्या है, उसी को हम बताते हैं बेटा वेरिएंस। तो 137 का हो जाएगा सी। इसी तरीके से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी में कंटेन, कह रहा है कि जो हमने एक ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी करी, हमने एक वैल्यू करी, हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू को ऑब्जर्व किया, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। अब इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में हम लोगों ने किसको रिमूव कर दिया? सबसे पहले हमने मिस्टेक्स को रिमूव कर दिया। मिस्टेक्स के बाद हमने किसको रिमूव कर दिया? क्यूमुलेटिव मिस्टेक्स के बाद हमने क्यूमुलेटिव एरर को रिमूव कर दिया। इनको रिमूव करने के बाद भी उस ऑब्जर्व क्वांटिटी के अंदर जो बेटा बचता है दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल रैंडम एरर्स। कुछ रैंडम एरर्स बेटा आपके एलिमिनेट नहीं हो पाते, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रैंडम कर्व। देखिए मैंने आपको बताया कि रैंडम कर्व्स थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं, मतलब इनका जो नेचर होता है वो होता है आपका बेटा नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल एरर्स हैं, जो बेटा स्मॉल एरर्स हैं, बहुत कम जो एरर्स हैं वो बेटा फ्रीक्वेंटली आपके अवेलेबल हैं, लेकिन जो बड़े बड़े एरर्स हैं, वो बड़े रैंडम एरर्स हैं, उनके प्रेजेंट होने के चांसेस कम है। बेटा स्मॉल एरर्स अकर्स फ्रीक्वेंटली एज द लार्ज एरर्स, प्लस एरर्स अकर्स मोर कॉन्फिडेंटली देन द लार्ज एरर्स, स्मॉल एरर्स अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन द लार्ज एरर्स। समझ आ रही बात? तो small errors will occur more frequently than the large errors। और ये क्या बोल रहे हैं पहले ऑप्शन में? small errors occurs frequently as large errors। दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है कि भाई स्मॉल एरर्स बेटा ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं एज कंपेयर टू। एरर क्या होगा? ये मीन वैल्यू से कितना डेविएशन है, ये बीच वाली वैल्यू होती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से कितना डिफरेंस है। तो बेटा देख रहे हैं आप कि भाई साहब जो कम, जिनका मैग्नीट्यूड कम है, वो एरर्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके अवेलेबल है एज कंपेयर टू लार्ज एरर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है देखिए, क्या द रेसिप्रोकल रेंजिंग इज एम्प्लॉयड। रेसिप्रोकल रेंजिंग हम कब करते हैं? रेसिप्रोकल रेंजिंग हम तब करते हैं व्हेन द टू पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल, one end of the line is inaccessible, both end are inaccessible, the ends of the line are not visible even from the intermediate point। तो reciprocal ranging हम लोग कब करते हैं? जब two ends of the line are not intervisible, जब दो ends आपके intervisible ना हो तब हम करते हैं reciprocal leveling। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जरा द सैग करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सैग करेक्शन ऑन द हिल्स। हिल्स में जो सैग करेक्शन होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है? देखो जरा, आप हमेशा मेजर्ड वैल्यू ज्यादा करते हो, ट्रू वैल्यू आपको कम मिलती है, यानी सैग एरर जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो सैग करेक्शन क्या मिल जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो 141 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नो डाउट 141 का आंसर हो जाएगा आपका बी। जबरदस्त तरीके से 141 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है टेक्यूमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रिफर्ड फॉर। टेक्यूमेट्रिक मेथड हम किस लिए करते हैं? प्रोवाइडिंग प्राइमरी कंट्रोल लार्ज स्केल सर्वेस नहीं, वहां तो कर्वेचर कंसीडर करते हैं। फॉर फिक्सिंग विद हाईएस्ट प्रिसीजन उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा थोडोलाइट एंड टोटल स्टेशन। अगर टेरेन बेटा डिफिकल्ट है, जहां पर आप चेनिंग या टेपिंग नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेक्यूमीटर फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा 143 का डी। जबरदस्त तरीके से ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका 143 का। समझ पा रहे हैं क्या? ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा 143 का। क्लियर हो रही बात? चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। चलिए क्या बोल रहे हैं देखिए। कह रहा है टू पॉइंट्स ए एंड बी 125 अपार्ट हैज अ डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ 0.5। कह रहा था स्लोप करेक्शन फॉर द मेजर्ड लेंथ। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करेंगे। क्या बोल रहा है? कह रहा है आपने लेंथ जो मेजर करी बेटा वो 125 करी, 125 मीटर करी, और डिफरेंस इन एलिवेशन क्या है बेटा? 0.5 है।
बेटा जबरदस्त तरीके से आपको फॉर्मूला बता दिया स्लोप करेक्शन का, दैट इज इक्वल टू कितना होता है बताओ बेटा, कितना होता है बेटा स्लोप करेक्शन का, स्लोप करेक्शन जब आप निकालते हैं तो स्लोप करेक्शन की वैल्यू बेटा कितनी आती है, आपको मैंने पीछे भी ये सारी चीजें बता रखी हैं कि स्लोप करेक्शन की वैल्यू कितनी आती है। अरे बेटा भूल गए आप, एच स्क्वायर अपॉन 2l, देखो बिल्कुल स्टार्ट किया था जब हमने सवाल, बिल्कुल स्टार्ट किया था सवाल तब भी मैंने आपको समझाया था, पता नहीं आप कहाँ रहते हो बेटा, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ जब हम स्लोप करेक्शन बिल्कुल स्टार्ट किया था, देखो यही सवाल है, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 12, टोटल टर्म ये होती है, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब स्लोप आपका 1/25 से फ्लैटर होता है, तो एच स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी एच स्क्वायर अपॉन 12, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी एच स्क्वायर अपॉन 12। तो हम कहां पर थे, कहां थे, हम जल्दी से कर रहे थे कौन सा, हाँ जी हाँ, इस पेज पर थे। तो h की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है 125 मीटर, सॉल्व करेंगे बताइए कितना है, सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू बताइए बेटा कितनी आ रही है। वैल्यू आएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 125, तो देखो जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है 0.001, है ना, 0.001 आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है ना, माइनस छूट गया है क्योंकि स्लोप करेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 0.001 और यहाँ पर प्लस कर लीजिए एक ऑप्शन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, है ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम कर दिए हैं, गड़बड़ ये कर दिया है, तो हमें तो राइट ऑप्शन छोड़ना है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप समझ पाते होंगे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज माइनस 0.001। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर बहुत जल्दी से बता दीजिए, वेरी फास्टली टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 145, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 145, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 145, क्या बोल रहे हैं, पढ़िए जरा क्या बोल रहे हैं, कह रहा ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन निकालने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टेक्यूमीटर, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बेटा टेक्यूमीटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, टेक्यूमेट्री उसका पूरी सर्वेइंग होती है और इंस्ट्रूमेंट जो यूज हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेक्यूमीटर। क्लियर हो रही बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर बता दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 का आंसर बताइए बहुत फास्ट। क्या बोल रहा है आपसे, पढ़िए जरा, बोल रहा है कि बोल रहा है कि द डेटम सरफेस इन द लेवलिंग इज, डेटम सरफेस लेवलिंग, जब हम लेवलिंग में डेटम सरफेस पढ़ते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, वर्टिकल सरफेस होती है, या एक लेवल सरफेस होती है, नन ऑफ दिस। डेटम सरफेस आपने पढ़ी है ना, तो हम लोग लेवलिंग में जो एलिवेशंस लेते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, है ना, एक डेटम होता है दैट इज मीन सी लेवल, तो जो मीन सी लेवल है वो क्या है बेटा, एक लेवल सरफेस ही तो है ना। जब हम प्लेन सर्वेइंग की बात करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेते हैं, तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका लेवल सरफेस, डेटम सरफेस लाइक ए मीन सी लेवल इज बेसिकली ए लेवल सरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर बताइए। सब लोग जल्दी जल्दी बताएंगे पर 140,
तो क्या बोल रहा है आपसे, देखिए जरा, क्या बोल रहा है आपसे, द रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट इज द हाइट और द डेप्थ बिलो, अबव और बिलो। जब हम रिड्यूस लेवल निकालते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं बताओ? एक अज्यूम डेटम के रेस्पेक्ट में तो निकालते हैं, है ना? एंड दैट अज्यूम डेटम इज नथिंग, इन इंडिया में हम उसको बोलते हैं मीन सी लेवल। उसको क्या बोलते हैं इंडिया में? इन इंडिया इट इज सेड टू बी मीन सी लेवल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर बताइए जबरदस्त तरीके। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर बताइए बेटा बढ़िया से, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। क्या बोल रहा है? हमने पढ़ भी रखा है, क्या बोल रखा है? क्या बोल रहा है? द करेक्शन फॉर द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो करेक्शन सी आर, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा, इसकी वैल्यू जो होती है प्लस होती है, प्लस प्लस द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर डिवाइडेड बाई, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर डिवाइडेड बाई। क्लियर हो रही है बात? तो याद रखिएगा कि जो आपका कंबाइंड करेक्शन होता है वो होता है आपका रिफ्रैक्शन और बेटा कर्वेचर के बराबर, और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा सीसी डिवाइडेड बाई। क्लियर हो रही बात? उसकी वैल्यू होती है बेटा सीसी डिवाइडेड बाई। बहुत अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 140। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोल रहा है? देखिए जरा, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कह रहा था मीन सी लेवल, कह रहा था मीन सी लेवल एट एनी प्लेस इज द एवरेज डेटम। तो हम मीन सी लेवल किसी प्लेस पर हम बेटा जो डिजाइन करते हैं वो हम कैसे डिजाइन करते हैं? जैसे हमारा मुंबई का जो मीन सी लेवल है, इट इज द एवरेज डेटम ऑफ आवरली टाइड्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, कितने साल तक हम एवरेज जो टाइड्स का जो एक एवरेज बेटा एलिवेशन होता है, एवरेज जो डेटम होता है, वो जो हमारे जो टाइट्स बनती है उनकी जो एवरेज हाइट होती है ना, 20 साल की जो एवरेज हाइट होती है उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो मीन सी लेवल है किसी भी प्लेस पर, इट इज द एवरेज डेटम, किसका डेटम है? उस मीन्स उस सी लेवल में जो टाइट्स बन रही है 20 साल तक, उस टाइट्स की एवरेज वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जबरदस्त तरीके से, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर हो रही बात? तो अगर आप में से कोई बेटा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आप ये 00 कोड यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई शक है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, आप मेरे पर्सनल प्लस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसमें मैं भरपूर गाइडेंस देता हूँ, हर एक स्टूडेंट को देता हूँ, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो आप सिविल बाई सिद्दीकी सर टेलीग्राम पर, सिविल बाई सिद्दीकी सर का चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी चैनल हमारे को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत। क्लियर हुई बात? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप राइजिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर।